नमस्कार, सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये तो मीटिंग इतने तेजी से लोग जुड़ रहे हैं कि 1,000 होने में आपका कब ऐसा दिन आएगा जब टच करते ही 1,000 जुड़ जाए? ऐसा आपको बनाना है, टीम इतना ज्यादा बनाना है। और हमने एक दिन आप सभी को बताया था कि आप लोग अगर बिजनेस गंभीरता से ही कर रहे हैं, तो जैसा आपने मोबाइल खरीदा ना, अपने लिए मोबाइल है ना, किसके किसके पास मोबाइल? हाथ खड़ा करिए तो। अच्छा, मोबाइल नहीं तो जुड़े कैसे हैं? अच्छा, ठीक। तो जैसा आपने मोबाइल खरीदा है, अगर आप सच में बिजनेस सीरियसली करना चाह रहे हैं, तो आप कोई भी एक 30-35 हजार का एक लैपटॉप खरीद लीजिए आप लोग। ठीक है? कम से कम पैसे में कितने आएगा? 30-35 हजार में आ जाएगा। और अगर अच्छा लेने जाएंगे, अच्छा मतलब वो भी अच्छा है, उससे सब काम होगा। लेकिन अगर एक होता नहीं सर कि मैकबुक लेना चाहें, एक ब्रांड में जाना चाहें, तो आपको मेरे हिसाब से 70-80 हजार में मिल जाना चाहिए। तो आपके लिए एक मैकबुक ले लें। तो दोनों ही आपके पास ऑप्शन है। चाहे तो पहला टारगेट आप 30-35 हजार से अपना बिजनेस शुरू करें, और बाद में आप उसको ले सकते हैं। तो अगर आप मैकबुक से जुड़ेंगे या लैपटॉप से जुड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। मोबाइल से जुड़ना आप धीरे धीरे बंद करिए। रास्ते में हैं, कहीं और हैं, तब तो ठीक है, मोबाइल से जुड़ना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑफिस में हैं, घर पे हैं, एकांत में हैं, तो आप कोशिश करिए लैपटॉप से जुड़ने के लिए। क्योंकि अब ये जो जमाना बदलेगा, तो आपको कहीं ना कहीं डिजिटली आना ही पड़ेगा, सिर्फ फिजिकली से काम चलेगा नहीं। तो आप लोग लैपटॉप ले लीजिए। 3 महीने में क्या आप लोग ले सकते हैं लैपटॉप? एक टारगेट बना के पक्का। कितने लोग 3 महीने में लैपटॉप खरीदेंगे? चैट में लिखिए, गोल बना लीजिए। सस्ता वाला ही ले लीजिए, लेकिन ले लीजिए आप। चलिए लिखिए, कितने लोग 3 महीने में लैपटॉप जरूर ले लेंगे? कमा के लीजिए। कल हमने बताया था, क्लाइंट बना लीजिए, रीसेल करके ले लीजिए। 30 लोगों को शिलाजीत बेच दीजिए, लैपटॉप आ जाएगा। 30 लोग को नोनी प्रीमियम बेच दीजिए, लैपटॉप आ जाएगा। 30 लोगों को आप डाइवेस्ट बेच दीजिए, लैपटॉप आ जाएगा। एक्स्ट्रा इनकम है ये, आ जाएगा इतना। और वो अगर परमानेंट क्लाइंट हो जाएंगे, तो आपका ट्रेल पेट्रोल सब निकाल के वो देते रहेंगे। और बाद में स्वस्थ होंगे, फिर जुड़ भी जाएंगे आपसे। चलिए बढ़िया, आप लोग लिख रहे हैं, अच्छी बात है। बधाई हो आपको, एडवांस में शुभकामनाएं। जरूर लीजिए। बिजनेस के लिए जो जो जरूरी पड़े वो जरूर लेना चाहिए। एक टूल है। हमने देखिए बिजनेस के लिए जब जब जो जरूरत पड़ा, हमने हमेशा लिया। शुरुआत में हम इस बिजनेस में काम करते थे, तो मेरे पास जैसे कुछ ऐसा नहीं था अर्निंग वगैरह। तो मैं दो चीज अपना करता था, एक तो कपड़े अच्छे पहन लेता था, और जुबान से बोल सके वो अपलाइन और सिस्टम से वो याद कर लेता था। तो कहीं जाना तो जुबानें खोलना है, तो कम से कम जुबान अच्छा चले। और दूसरा, जिसके मिले तो जब हमको देखे, तो कम से कम उसको लगा कि ठीक है, आदमी प्रोफेशनल है, काम धंधा ठीक करता है। तो ये दो चीज तो हम बिजनेस के लिए जरूरी था, तो हम करते थे। फिर बाद में ये हुआ कि नहीं, लैपटॉप लेना पड़ेगा। तो हमने एक लैपटॉप लिया। डेल का लैपटॉप लिया था पहले हमने। 30-32 हजार का उस समय लिया था। तो उससे हमने काफी काम किया। फिर अब क्लाइंट ने कहा कि अब आप मैकबुक ले सकते हैं, तो हम मैकबुक एयर लिए। फिर बाद में तो ऐसे करके हम टूल्स के लिए इन चीजों को लिए। फिर और भी बहुत सारी चीजें हमने लिया, जो आप सभी को बताना जरूरी नहीं है। बिजनेस के लिए जो जरूरी है वो हमने कभी किसी चीज कब नहीं किया। अगर देखा जाए तो और भी चीजें जो हमने लिया, जरूरत नहीं है उन सब चीजों की, लेकिन बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए हमने लिया। क्योंकि बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो बिजनेस हमें रिटर्न देगा। बिजनेस हम क्या करते हैं, घर परिवार बाकी हर जगह मैनेजमेंट कर लेते हैं। अभी से कोई मीटिंग रखे हम, तो आप में से काफी लोगों का मेरे पास मैसेज आता, सर मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों सर? कंट्रीब्यूशन नहीं। बाकी हर काम वो मैनेज कर लेते हैं। किराया मैनेज कर लेंगे, बच्चे का फीस मैनेज कर लेंगे, अपना दवाई मैनेज कर लेंगे, सब कर लेते हैं वो। मीटिंग में आएंगे तो कहेंगे ये दिक्कत है। ऐसा नहीं मैं बोला हूँ कि दिक्कत नहीं है, मैं बोला ये सब मैनेज कर रहे हैं ना। बिजनेस अगर मैनेज कर ले गए, तो ये सारा दिक्कत दूर कर लेगा। क्योंकि यहाँ आप पैसा उड़ा नहीं रहे हैं ना,
निवेश कर रहे हैं। चलिए बढ़िया, अब मैं बंद करता हूँ चैट आपका, सब लोग ले लेंगे, अच्छा लगेगा। और ये जिम्मेदारी तो सीनियर लीडर्स को भी लेनी चाहिए कि मेरे जो कोर लीडर्स हैं, चेक लीडर्स हैं, वो कम से कम लैपटॉप से जुड़े, उनको लेना चाहिए जिम्मेदारी, उनके पास होना चाहिए। उससे आप प्लान दिखा पाएंगे, वीडियो दिखा पाएंगे, एफआईएम कर पाएंगे, ग्रुप मीटिंग कर पाएंगे, ग्रुप ट्रेनिंग कर पाएंगे, ग्रुप प्लान कर पाएंगे, काउंसलिंग कर पाएंगे, बहुत कुछ कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज। तो हम एक कुछ चीज़ों को, एक पढ़ाई लिखाई कुछ कर रहे थे, तो एक चीज़ है जो आप सभी को बताना चाह रहा हूँ। हमने देखा कि जैसे कोई आदमी काम कर रहा है, तो कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है। अपने गांव को मैं देखता हूँ, तो कई लोग बहुत जीवन, गांव में हमारे बहुत लोग आगे हैं। दोस्तों में देखता हूँ कई लोग बहुत आगे हैं और कई लोग बहुत पीछे हैं। देश दुनिया में नजर दौड़ाया जाता है तो देखते हैं कि कई देश बहुत आगे हैं और कई देश बहुत पीछे हैं। और बिजनेस में भी देखते हैं कि जब जुड़े थे कई लोग इस बिजनेस में 11 साल में, शेफ साहब में क्राउन है, मैं आपको बता देता हूँ। शेफ साहब में कई लोग ऐसे भी हैं 11 साल में, 12 साल में क्राउन भी है। सच बोला हूँ मैं आपको ये बात। और कई लोग 11 साल में डायमंड भी हैं, और कई लोग 11 साल में कुछ भी नहीं है। तो ये अंतर होता है ना थोड़ा सा। अच्छा तो नहीं लगता है सब सोच के, लेकिन थोड़ा स्टडी वगैरह करते रहता हूँ मैं। तो वैसे ही मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था, तो हम थोड़ा जानने की एक उत्सुक हुए कि दुनिया में सबसे अमीर देश कौन है जो हर मामले में आगे है। वो है अमेरिका। दूसरे नंबर पे उसी पोजीशन पे आप पहुंचा है चीन। और भारत जो है अभी लगभग में 5वीं पोजीशन पे है, चौथे के आसपास पहुंचने वाला है। तो मैं एक एनालिसिस कर रहा था कि भारत और चीन के बारे में, कि जैसे अमेरिका के बाद चीन कैसे आ गया। तो एक मैंने डेटा बनाया हुआ है, तो मैं आपको वो शेयर करता हूँ। तो ध्यान से सुनेंगे, फिर उससे हम लेसन लेंगे, अपने ऊपर लागू करेंगे। तो भारत और चीन जो है एक साथ आजाद हुआ था। भारत 1947 में हुआ था, और अमेरिका 1949, सॉरी, चाइना 1949 में, और भारत 1947 में। हमें हमारे यहाँ जो लोकतंत्र आया था, उसके यहाँ पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना कम्युनिस्ट पार्टी का शासन आया था। तो जो हमने डेटा निकाला कि शुरुआत में 1960 में भारत में, आप देखेंगे तो लगभग में 1960 में और 1960 से 1970, 1980 तक हम भारत और अमेरिका का, सॉरी, भारत और चीन का जो ग्रोथ है वो लगभग बराबर चल रहा था। 1980 में भारत ग्रोथ चाइना से बढ़ गया था, और 1990 में भी भारत ग्रोथ ज्यादा था। समझ आ रहा आप सभी को। एक साथ आजाद हुए, दोनों सिमिलर चल रहे थे, भारत उसमें आगे होने लगा। कब तक? 1990 तक भारत चाइना से आगे था। उसके बाद क्या हुआ? 1990 के बाद भारत से चाइना बहुत आगे चला गया। भारत की आज के डेट में प्रति व्यक्ति आय कितना है? 2.25 लाख रुपए। तो सबसे पहले जान लीजिए कि प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। प्रति व्यक्ति आय होती है कि भारत सरकार, भारत में जितना भी प्रोडक्ट और सर्विस से कमाई होती है, आय होती है, जितना आय है और जितना जनसंख्या है उतना भाग देते हैं, तो जो निकल के आएगा वो प्रति व्यक्ति आय होगा। तो भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना है? 2.25 लाख रुपया। और चाइना में, जो कि भारत 1990 तक आगे था, चाइना ऐसा क्या हुआ 3 दशक में बहुत आगे चला गया। तो भारत का चाइना का प्रति व्यक्ति आय है 11 लाख रुपया। कितना गुना ज्यादा है हमसे? चाइनीज व्यक्ति का है 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 गुना ज्यादा है। समझ में आ रहा है आपको? चाइना प्रति व्यक्ति आय कितना है? 11 लाख रुपया। भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है? भारत का 2.25 लाख रुपया। भारत में एक दोष भी है उस आय में, क्योंकि जो टोटल आय हो गुणा करते हैं, उसमें जो व्यक्ति साल का 100 करोड़ कमा रहा है,
तो वो वाला पैसा सब जुड़ा रहता है। एक व्यक्ति साल भर में हो सकता है 50,000 भी नहीं कमा रहा हो, तो एवरेज निकाला जाता है ना। तो भारत में तो एक दोष भी है ना कि 90% का इनकम एक तरफ, 90% मिला के 10% इनकम है, और 10% का इनकम बराबर 90% है। तो पहली बात तो इसमें दोष भी है, बंट बंट गया है, लेकिन फिर भी आंकड़ों के लिए निकालना पड़ता है। तो ये अंतर कहाँ से आया? तो इसमें जो है फ्रांस में कुछ लोगों ने इस पर सर्वे किया जो विशेषज्ञ हैं कि ऐसे अंतर कैसे हुआ। तो 1978 में दोनों देश में आर्थिक नीति का सुधार किया गया, आर्थिक नीति बदलने के लिए। तो दोनों देशों ने शिक्षा पे काम किया है। जो अंतर आया है निकल के, फ्रांस की यूनिवर्सिटी में लोगों ने शोध किया है, तो अंतर इसमें आया कि इतना अंतर कैसे हो गया। चाइना पीछे था, या एक साल शुरू हुआ था, 30 साल में इतना ज्यादा कैसे बदलाव हो गया। तो उसमें जो निकल के चीजें आई कि दोनों में शिक्षा नीति में शिक्षा वाली बात है। तो ये हुआ कि दोनों देशों ने शिक्षा पे काम किया है। तो अब देखेंगे 1949 के बाद से देखेंगे, 1991 में चाइनीज जो लोग होते थे, 80% लोग वहां साक्षरता दर था। पढ़े लिखे लोग कितने थे? 80% लोग। भारत में कितने थे पढ़े लिखे लोग? 50%। 1991 तक की बात है, ठीक है। 1991 में भारत में कितने लोग पढ़ रहे हैं? 50%। चाइना में कितना? 80%, तो 30% ज्यादा है। और दोनों दोनों ही चीजों में आप देखेंगे, चाइना में जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या है वो 93% है। कितना? 93%। और भारत में बच्चों की संख्या कितना है 1991 के बाद? 69%। तो वही लोग तो जवान होंगे आज ना, जो पढ़े होंगे। 1991 में एक जगह 93% जो प्राइमरी में एजुकेशन ले रहे हैं, वही तो आज बड़े होंगे। 1991 वाले तो जवान हो रहे हैं आज। और भारत में कितना? 69% ही पढ़े लिखे हैं। और दोनों, कहा जाता है कि दोनों देशों ने शिक्षा नीति पर ध्यान दिया। तो एक अंतर है, चाइना ने किस शिक्षा पे कहा ध्यान दिया? प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में ज्यादा ध्यान दिया बच्चों को। और भारत ने कहाँ पे ध्यान दिया? प्राइमरी और सेकेंडरी ध्यान नहीं दिया, वह यूनिवर्सिटी पे ध्यान दिया, बड़े बड़े कॉलेजों पे ध्यान, जैसे आईआईटी है, आईआईएम है, यूनिवर्सिटी। तो भारत बड़े यूनिवर्सिटी पे ध्यान दिया, और चाइना ने किस पे ध्यान दिया? प्राइमरी और सेकेंडरी पे ध्यान दिया। इसीलिए भारत में देखिए प्राइमरी सेकेंडरी फेल है ना, सरकारी, बोलिए, सब फेल है। तो जिसके लठ में दम है वो प्राइवेट में पढ़ा सकता है, और नहीं तो हम लोग सच बताएं प्राइमरी पढ़ने वाले हैं, तो हमारा तो बेसिक वही नींव ही कमजोर हो गई थी। तो उसका खामियाजा देश भुगतता है और परिवार भुगतता है। तो चाइना ने किस पे काम किया? प्राइमरी सेकेंडरी पर। और भारत ने काम किया यूनिवर्सिटी पे। एक और दिक्कत है कि भारत में जो पैसे वाले लोग हैं वो है प्राइमरी सेकेंडरी प्राइवेट में पढ़ा लिए, तो उनका यूनिवर्सिटी भी अच्छा हो गया। गरीब लोग, मिडिल क्लास, प्राइमरी सेकेंडरी नहीं पढ़ा पाए क्योंकि सरकार फेल था यहाँ पे, तो उनके बच्चे हायर में भी नहीं जा पाए, और जिनके गए वो आज अच्छे लेवल पे है। तो शिक्षा नीति में एक अंतर उन्होंने रिसर्च किया है। अगला चीज उन्होंने पाया है कि वहां पे जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने वाली संख्या चाइना में थी 1991 के बाद 2%, भारत में कितना? 8%। भारत में जाता है यूनिवर्सिटी कॉलेज पढ़ने की संख्या 8%, वहां 2%। अब अंतर एक और है कि चाइना में जो लोग पढ़ने वाले लोग हैं, वो ज्यादातर स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हायर लेवल पे है, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई ज्यादा किए हैं। और भारत में जो पढ़ने वाले लोगों की संख्या है वह है सोशल साइंस या लॉ की पढ़ाई, ह्यूमनिटी वाली पढ़ाई, यहाँ लॉ या ह्यूमनिटी वाली पढ़ाई यहाँ पे किए हैं। दोनों में अंतर है। अगला है, चाइना में 10% वोकेशनल एजुकेशन, यानी जिसमें कौशल हुनर वाली शिक्षा होती है, कला हुनर वाली जो शिक्षा है, वोकेशनल उसको बोलते हैं, एजुकेशनल, वोकेशनल एजुकेशन बोलते हैं। हुनर वाली शिक्षा वो चाइना में 40% लोग पढ़ते हैं। भारत में जो पढ़ाई लोग करते हैं 10% वोकेशनल एजुकेशन लेते हैं। तो इससे क्या हुआ, जब मैन्युफैक्चरिंग वाली बात आई, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो चाइना में जो युवा है वो 40%
वोकेशनल एजुकेशन उनके पास है, तो जो फैक्ट्री है वो स्किल अप लोग हैं, तो वो ज्यादा, आप देखिए दुनिया का मैक्सिमम सामान चाइना बना रहा है, क्योंकि वो